कहानी की शुरुआत होती है मैलोरी नाम की एक औरत से। वो काफी डरी हुई हालत में अपने दोनों बच्चों को एक बहुत जरूरी बात समझा रही होती है। वो उनसे कहती है कि हम एक बहुत ही लंबे और खतरों से भरे सफर पर निकल रहे हैं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो जाएं, तुम दोनों अपनी आंखों से ये पट्टी कभी नहीं हटाओगे। अगर तुम्हें पानी की या जंगल में किसी भी तरह की कोई आहट सुनाई दे तो फौरन मुझे बताना, लेकिन अपनी पट्टी को हाथ भी मत लगाना, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैलोरी ने अभी तक उन बच्चों को उनका नाम भी नहीं दिया था। वो उन्हें सिर्फ बॉय और गर्ल कहकर बुलाती थी। सफर पर निकलने से पहले वो एक पिंजरे में 3 बर्ड्स को साथ रख लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जिस खतरे से डरते हैं ये बर्ड्स उसे इंसानों से पहले ही महसूस कर लेती हैं। इसके बाद वो बच्चों को लेकर घर के बाहर जाती है और जंगल के रास्ते से नदी की तरफ बढ़ने लगती है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए वो रस्सियों के सहारे किसी तरह नदी किनारे खड़ी एक बोट तक पहुंचते हैं। मैलोरी बोट को पानी में उतारती है, दोनों बच्चों को उसमें बिठाती है और नदी की लहरों के साथ उनका ये मौत का सफर शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये लोग किस चीज से इतना डर रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं। ये जानने के लिए कहानी 5 साल पीछे चली जाती है। उस वक्त हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। मैलोरी अपने स्टूडियो में एक पेंटिंग बना रही थी और वो इस वक्त प्रेग्नेंट थी। तभी वहाँ उसकी बहन जेसिका आती है और उसे बताती है कि टीवी पर कुछ अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। मैलोरी जब न्यूज चैनल लगाती है तो वो देखती है कि रशिया और यूरोप में एक अजीब सी बीमारी फैल गई है, जिस वजह से लोग हजारों की तादाद में अचानक खुदकशी कर रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कोई जानलेवा वायरस है या कोई हमला। बस इतना पता चला है कि लोग अचानक किसी चीज को देखते हैं, फिर पागलों जैसा बर्ताव करते हैं और अपनी जान ले लेते हैं, और ये खतरा धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा था। मैलोरी उस वक्त न्यूज को नजरअंदाज कर देती है और जेसिका के साथ अपने प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और तुम जल्दी ही माँ बनने वाली हो। लेकिन मैलोरी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी तैयार नहीं है। चेकअप के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तभी वो देखती है कि एक लड़की अपना सर जोर जोर से शीशे पर मार रही थी। ये देखते ही वो डर जाती है और भागकर जेसिका की कार में बैठ जाती है। वो जेसिका से कहती है कि जल्दी गाड़ी निकालो, रशिया वाली वो बीमारी अब हमारे शहर तक आ चुकी है। दोनों तेजी से घर की तरफ भागती हैं, लेकिन देखते ही देखते शहर का माहौल बदलने लगता है। सड़कों पर गाड़ियां आपस में टकराने लगती हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ये सब देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाती हैं। तभी मैलोरी का फोन बजता है और वो फोन उठाने के लिए पीछे मुड़ती है कि तभी कार चला रही जेसिका की नजर उस क्रीचर पर पड़ जाती है। उसे देखते ही जेसिका की आंखें अजीब तरह से बदलने लगती हैं और वो उस चीज की चपेट में आ जाती है। मैलोरी सामने देखती है तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जेसिका का दिमाग अब उसके काबू में नहीं था। वो अचानक कार की स्पीड बढ़ा देती है। मैलोरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेसिका नहीं रुकती और उनकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकराकर पलट जाती है। लकीली दोनों कार से बाहर निकल आती हैं, लेकिन इससे पहले कि मैलोरी कुछ समझ पाती, जेसिका सड़क के बीच जाकर एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी जान दे देती है। अपनी बहन की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर मैलोरी सदमे में आ जाती है। चारों तरफ लोग डरे हुए भाग रहे थे। मैलोरी भी जान बचाने के लिए भीड़ के साथ दौड़ने लगती है, लेकिन वो ठोकर खाकर गिर पड़ती है। तभी एक औरत उसकी मदद करने उसके पास आती है, लेकिन मैलोरी को उठाने से पहले ही उस औरत की नजर भी उस क्रीचर पर पड़ जाती है। वो भी बेकाबू होकर एक जलती हुई कार में जाकर बैठ जाती है और खुद को खत्म कर लेती है। उसी वक्त टॉम नाम का एक आदमी मैलोरी की मदद करता है और उसे खींचकर एक घर के अंदर ले जाता है। उस घर में पहले से ही कुछ लोग पनाह लिए हुए थे। किसी का फोन काम नहीं कर रहा था और सब अपने फैमिली को लेकर परेशान थे। टीवी पर अब ये साफ हो चुका था कि जो भी इंसान खुली आंखों से बाहर देखेगा वो अपनी जान गंवा बैठेगा। पूरे शहर में इमरजेंसी लगा दी गई थी और सलाह दी जाती है कि अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद रखें। यहाँ तक कि बाहर की रोशनी भी अंदर नहीं आनी चाहिए, ताकि गलती से भी किसी की नजर बाहर न पड़े। इसी डर के साए में 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रेडियो पर लगातार वार्निंग दी जा रही थी कि घर के अंदर ही रहें। इस बीच एक और प्रेग्नेंट औरत घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाती है और अंदर आने की भीख मांगती है। घर के लोग डरते हैं कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन इंसानियत के नाते वो उसे अंदर ले लेते हैं। उसका नाम ओलिविया होता है और वो भी मैलोरी की तरह 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब घर में सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनका खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था। पास में ही एक सुपरमार्केट थी, लेकिन वहाँ तक बिना देखे कैसे जाया जाए। तभी घर का ओनर एक आइडिया सुझाता है। वो कहता है कि अगर हम सीसीटीवी कैमरा के जरिए स्क्रीन पर देखकर बाहर जाएं, तो शायद वो चीज हम पर असर न करे, क्योंकि हम उसे डायरेक्ट नहीं देख रहे होंगे। बाकी लोग ऐसा करने से मना करते हैं, पर ओनर कहता है कि अगर ये प्लान काम कर गया तो हम पास के मॉल से खाना ला पाएंगे। सब मान जाते हैं और सेफ्टी के लिए उसे चेयर से बांध देते हैं। ओनर स्क्रीन पर बाहर देखना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो क्रीचर स्क्रीन पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ओनर का बर्ताव अजीब हो जाता है और वो अपना सर पटक पटक कर वहीं अपनी जान दे देता है। ये देखकर सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं और समझ आ जाता है कि उस क्रीचर को चाहे सामने से देखो या स्क्रीन पर, अंजाम सिर्फ मौत है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है
है जहाँ मैलोरी और बच्चे पिछले 14 घंटों से बोट में सफर कर रहे थे। वो अपने साथ लाई बर्ड्स को खाना देती है और रेडियो पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो बर्ड शोर मचाने लगती है, जिसका मतलब था कि खतरा पास है। उसी वक्त मैलोरी को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो बार बार उसे बुला रही थी, पर वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर जाने पर नदी के किनारे से एक आदमी आवाज देता है। वो कहता है, अपनी पट्टी हटा दो, तुम यहाँ सेफ हो, मेरे पास खाना भी है। लेकिन मैलोरी जानती थी कि ये एक जाल है। वो बच्चों को ब्लैंकेट के नीचे छुपा देती है और अपनी गन से चारों तरफ फायर करती है। तभी वो आदमी तैरकर बोट तक पहुंच जाता है और जबरदस्ती मैलोरी की पट्टी उतारने की कोशिश करता है। अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए मैलोरी पूरी ताकत से उस पर हथियार से वार करती है और उसे इंजर्ड करके वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाती है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। घर में खाने का सामान खत्म होने पर सब लोग सुपरमार्केट जाने का एक नया प्लान बनाते हैं। टॉम कहता है कि हम कार के सारे शीशे पूरी तरह कवर कर देंगे और सिर्फ जीपीएस की मदद से अंदाजा लगाते हुए वहां पहुंचेंगे। प्लान के मुताबिक वो कार की खिड़कियों को पेंट कर देते हैं और 5 लोग गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। बाहर के हालात बदतर हो चुके थे। सड़कों पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। मजबूरन उन्हें उन लाशों के ऊपर से गाड़ी निकालनी पड़ती है। अचानक गाड़ी बुरी तरह हिलने लगती है, लेकिन टॉम संभालते हुए गाड़ी चलाता है और किसी तरह वो सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो सबसे पहले शटर बंद करते हैं। अंदर उन्हें ढेर सारा खाना और जरूरी सामान मिल जाता है। वो जितना हो सके उतना ज्यादा सामान जमा करने लगते हैं। यहाँ मैलोरी और टॉम के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिससे लगता है कि वो एक दूसरे को समझने लगे हैं। मैलोरी को वहाँ एक पिंजरे में 3 बर्ड्स मिलती हैं, जिन्हें वो अपने साथ रख लेती है। तभी कोई आदमी बाहर से शटर पीटते हुए मदद मांगने लगता है। उसकी आवाज से ही पता चल रहा था कि वो उन पागलों में से है जो दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। सब उसे मना करते हैं, पर वो जबरदस्ती अंदर घुसने लगता है। तभी एक आदमी सबको बचाने के लिए उस आदमी को धक्का देते हुए बाहर निकल जाता है और वो अपनी कुर्बानी दे देता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली थी कि कुछ लोग तो उस चीज को देखकर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्फेक्टेड होकर पागल हो जाते हैं और दूसरों को वो चीज दिखाने की कोशिश करते हैं और वो जिंदा भी रहते हैं। खैर, बाकी बचे 4 लोग सामान लेकर घर वापस आ जाते हैं। उसी रात घर के 2 खुदगर्ज लोग कार और सारा सामान चुराकर भाग जाते हैं, जिससे बाकी लोग फिर से मुसीबत में आ जाएंगे। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। मैलोरी और बच्चों को सफर करते हुए 24 घंटे हो चुके थे। तभी उनकी बोट नदी में डूबे एक ट्रक के साथ टकराती है और बॉय पानी में गिर जाता है। मैलोरी जान पर खेलकर उसे बचा तो लेती है, लेकिन इस हादसे में उनका खाना और कंबल पानी में बह जाता है। अब मैलोरी और परेशान हो जाती है, क्योंकि बिना खाने और ठंड में वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच सकते थे। वो बोट किनारे पर लगाती है और बच्चों को वहीं छोड़कर जंगल में एक सुनसान घर में खाने की तलाश में जाती है। वहाँ उसे कुछ सामान मिलता है, लेकिन वो क्रीचर वहाँ भी पहुँच जाता है और उसे इंसानों की आवाज में पुकारने लगता है। मैलोरी वहाँ से भागती है और गोली चलाने लगती है। दूसरी तरफ गोली की आवाज सुनकर गर्ल खुद को रस्सी से बांधकर बोट से उतरकर मैलोरी को ढूंढने लगती है। वो चलते चलते उस क्रीचर के बहुत करीब पहुंच जाती है, लेकिन तभी मैलोरी आकर उसे खींच लेती है और उसे बहुत डांटती है। इसके बाद वो तीनों फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कहानी फ्लैशबैक में आगे बढ़ती है। मैलोरी और टॉम के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं, लेकिन उसी रात सब कुछ बदल जाता है। ओलिविया ग्रे नाम के एक अनजान आदमी को घर के अंदर आने देती है। ग्रे बहुत घबराया हुआ था। वो बताता है कि कुछ साइको लोग बाहर घूम रहे हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी नहीं थी। उन्होंने जबरदस्ती मेरे दोस्तों की आंखें खोलकर उन्हें वो क्रीचर दिखा दिया। वो लोग उस शैतान को देखकर मरते नहीं बल्कि खुश होते हैं। ग्रे की बातें सुनकर सबको उस पर तरस आता है, लेकिन एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है, उसे ग्रे पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो उसे गन दिखाकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग डेविड के खिलाफ हो जाते हैं और उसे गराज में बंद कर देते हैं। अगले दिन अचानक मैलोरी और ओलिविया दोनों को लेबर पेन शुरू हो जाता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर ग्रे अपना असली रूप दिखाता है। वो अपने बैग से उस क्रीचर की ड्राइंग्स निकालकर टेबल पर रख देता है। उसकी आंखों से साफ लग रहा था कि वो भी उन्हीं पागलों में से एक है। उसी वक्त मैलोरी एक बेटे को और ओलिविया एक बेटी को बर्थ देती है। ग्रे चुपके से मैलोरी की बर्ड को फ्रीजर में बंद कर देता है और पर्दे हटाने लगता है। गैराज में बंद डेविड को समझ आ जाता है कि ग्रे ने सबको धोखा दिया है। टॉम नीचे आता है तो डेविड की बात सुनकर बर्ड्स को बचाता है, लेकिन ग्रे पीछे से आकर टॉम को बेहोश कर देता है। ग्रे ऊपर जाकर कमरे की खिड़कियां खोल देता है। ओलिविया जैसे ही अपनी बच्ची को देखती है, उसकी नजर बाहर पड़ जाती है। वो बेकाबू होकर खिड़की से कूदकर जान दे देती है, लेकिन कूदने से पहले मैलोरी उसे रोक नहीं पाती, बस उसकी बच्ची को बचा लेती है। ग्रे फिर एक और आदमी की आंखें जबरदस्ती खोल देता है और उसे भी मरवा देता है। अब ग्रे मैलोरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन मैलोरी ने खुद को और दोनों बच्चों को चादर से ढक लिया था। तभी डेविड वहां पहुंचता है और आंखें बंद करते हुए ही ग्रे को मारने की कोशिश करता है। दोनों में हाथापाई होती है और सीढ़ियों से गिरकर ग्रे डेविड को कैंची मारकर मार देता है। तभी टॉम को होश आता है। वो गन उठाता है और ग्रे को गोली मारकर खत्म कर देता है, जिसके बाद कहानी 5 साल आगे जाती है। मैलोरी और टॉम अब एक साथ बच्चों को पाल रहे थे। मैलोरी बच्चों को जिंदा रहने की ट्रेनिंग देती है कि कैसे बिना देखे आवाजों को सुनना है। बाहर का खतरा अभी भी बरकरार था। वो पागल लोग अभी भी शिकार ढूंढ रहे थे। एक
दिन रेडियो पर रिक नाम का एक आदमी कांटेक्ट करता है। वो बताता है कि नदी के रास्ते 2 दिन के सफर पर एक सुरक्षित कॉलोनी है और वहाँ बहुत सारी बर्ड्स हैं और उनकी आवाज सुनकर तुम उस जगह पहुँच सकते हो। वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। टॉम को उस पर यकीन हो जाता है, लेकिन मैलोरी को लगता है कि ये कोई जाल है। उस रात टॉम और मैलोरी में बहस हो जाती है। मैलोरी बच्चों को सिर्फ जिंदा रहना सिखाना चाहती थी, जबकि टॉम उन्हें जीना सिखाना चाहता थी। टॉम कहता है कि बच्चों को उम्मीदों और प्यार की जरूरत है। तुमने तो अब तक उनका नाम भी नहीं रखा। मैलोरी को ये बात काफी बुरी लगती है, पर वो जानती थी कि उसकी सख्ती सिर्फ बच्चों की हिफाजत के लिए है। टॉम उसे मना लेता है कि हमें सुरक्षित जगह जाना ही होगा, लेकिन अगले दिन साइको लोगों की गैंग उनके घर पर हमला कर देती है। टॉम मैलोरी और बच्चों को पीछे के रास्ते से भागने को कहता है और खुद उन पागलों का सामना करता है। उनकी तादाद ज्यादा थी, इसलिए टॉम अपनी पट्टी हटा देता है और बड़ी बहादुरी से सबको मार गिराता है। लेकिन जब वो एक आखिरी आदमी को मारने जाता है, तभी उसकी नजर उस क्रीचर पर पड़ जाती है। उसका दिमाग बदलने लगता है, लेकिन वो पूरी तरह काबू में आने से पहले उस आदमी को गोली मार देता है, फिर अपनी गन से खुद को ही गोली मार लेता है। मैलोरी गोली की आवाज सुनकर समझ जाती है कि टॉम अब नहीं रहा। घर आकर वो काफी रोती है, क्योंकि अब वो अकेली पड़ गई थी। उसके पास अब एक ही रास्ता था, रिक की बताई हुई जगह पर जाना, और यहीं से वो सफर शुरू होता है जो हमने शुरुआत में देखा था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। इतने घंटों के सफर के बाद वो लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब थे। तभी अचानक नदी में लहरें उठने लगती हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी बोट पलट जाती है। तीनों पानी में गिर जाती हैं, लेकिन किसी ने भी पट्टी नहीं हटाई थी। खुशकिस्मती से वो तीनों बहकर किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अब उन्हें जंगल के रास्ते सिर्फ बर्ड्स की आवाज का पीछा करते हुए उस सेफ हाउस तक पहुंचना था, लेकिन जंगल में वो क्रीचर फिर उनका पीछा करता है। वो अजीब आवाज निकालकर उनको भड़काने की कोशिश करता है। तभी मैलोरी गिर जाती है और बच्चों से दूर जाकर बेहोश हो जाती है। वो क्रीचर मैलोरी की आवाज निकालकर बच्चों को पट्टी हटाने के लिए उकसाता है। बच्चे मैलोरी से बिछड़ जाते हैं और लगभग पट्टी हटाने ही वाले होते हैं कि मैलोरी होश में आकर चिल्लाती है और उन्हें रोक लेती है। वो उन दोनों को ढूंढ लेती है और फिर वो सब भागते हुए उस सुरक्षित जगह के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वो जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं। अंदर के लोग उन्हें जल्दी से अंदर खींच लेते हैं। वो उन तीनों की आंखें खोलकर चेक करते हैं कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं। मैलोरी पट्टी हटाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। वो एक ब्लाइंड स्कूल था, वहाँ ज्यादातर लोग अंधे थे, इसलिए वो क्रीचर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वहाँ बहुत सारी बर्ड्स भी थी और चारों तरफ हरियाली थी। वहाँ उसे रिक मिलता है। अब वो और बच्चे पूरी तरह सेफ थे। वहाँ की डॉक्टर बच्चों का नाम पूछती है तो मैलोरी, जो अब तक उन्हें नाम देने से डरती थी, अपनी बेटी का नाम ओलिविया रखती है उसकी माँ की याद में, और अपने बेटे का नाम टॉम रखती है उस इंसान की याद में जिसने उन्हें बचाया। बच्चे अपना नाम सुनकर खुश हो जाते हैं और दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।